आज अच्छा है, दूर दूर बैठने के कारण काफ़ी भरी भरी है। चलिए, तो कल वोल्केनो हम लोगों ने स्टार्ट किया था दोस्तों। जो लोग नए हों वो थोड़ा ध्यान लें। लास्ट जब हम लोगों ने वोल्केनो स्टार्ट किया था और वोल्केनो में थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने शायद देखी थी, है ना। तो वोल्केनो में हम लोगों ने देखा था कि ज्वालामुखी होता क्या है, और ज्वालामुखी में जो जब कोई द्वार होता है तो दो स्टेप में होता है। एक तो ज्वालामुखी धरातल को फाड़ करके बाहर आ जाता है, और दूसरा ये कि धरातल के अंदर ही कुछ संरचनाओं का निर्माण कर देता है। ठीक, ये चीज़ें देखी थी। फिर इसके बाद में हम लोगों ने डिटेल स्टार्ट करी थी कि जब ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, यानी धरातल पे वो आ जाए, है ना। क्योंकि ज्वालामुखी तभी कहलाएगा जब वो जो हमारा जो धरातल है उसके ऊपर की जब एक्टिविटीज आएंगी, ब्लास्ट होगा, मलबा निकलेगा, चाहे दरार के कारण से, चाहे दरारी उद्भेदन के कारण से हो सकता है, या वो एक नली के माध्यम से ब्लास्ट के रूप में भी हो सकता है। तो कल स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि धरातल पर ज्वालामुखी हो गया है, तो ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे सब, ठीक है। क्यों? तो ज्वालामुखी से मिश्रित पदार्थों के बारे में हो गया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा था गैस और जलवाष्प के बारे में, ठीक है। और इसके बाद में विखंडित पदार्थ मुझे लगता है आज होना है। तो कौन कौन सी गैसें निकलती हैं भाई, जरा आपको बताइए, और विखंडित पदार्थ क्या क्या निकलते हैं ज्वालामुखी उद्गार के समय? सबसे ज़्यादा क्या मात्रा होती है भाइयों? कितने प्रतिशत? लगभग कितना? लगभग 60 to 90% क्या होता है? जलवाष्प होता है ना। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है ना, जलवाष्प वगैरह का होगा। इसके अलावा जो है विखंडित कुछ पदार्थ निकलेंगे, जैसे राख वगैरह देखते हैं। आप लोगों ने अगर जरा सा भी ज्वालामुखी के बारे में कभी टीवी वगैरह पे सुना होगा कुछ, कि किसी यूरोपियन कंट्रीज़ या अफ्रीकी कंट्रीज़ या आप दक्षिण अमेरिकी कंट्रीज़ में देखा होगा, तो उसमें बताता है कि मतलब घर का जो क्षेत्र है काफ़ी प्रभावित हो गया है, और प्लेन वगैरह के उड़ने में भी बहुत सारी असुविधाएँ होने लगती हैं, और वायुमंडल को जो आपात क्षति होती है तो उसकी तो एक अलग बात है, क्योंकि धूल, धुआं, राख वगैरह बहुत बुरी तरह से वायुमंडल के हिस्से में कवर हो जाता है, और उससे काफ़ी प्राकृतिक पर्यावरण को भी हानि होती है, और बाकी मानव निर्मित चीज़ें हैं, मानव को वो तो एक हानि होती ही है। तो उसी में से विखंडित पदार्थ होगा। आज स्टेप आगे का हम लोगों का होगा विखंडित पदार्थ, यानी कि जलवाष्प और गैसें तो निकलती ही हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे स्थिति होगी क्या? विखंडित पदार्थ। उससे क्या, कौन से पदार्थ विखंडित, ब्लास्ट जब हुआ तो जलवाष्प और गैसें निकले। गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं आपने देखा। अब उसके साथ क्या विखंडित पदार्थ क्या निकलेगा, है ना। उस पदार्थों के बारे में आइए बात कर लेते हैं। चलिए लिखिए विखंडित पदार्थ, लिखिए इसमें विखंडित पदार्थों में आता क्या है, लिखिए इसमें धूल एवं राख से बने, इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, धूल एवं राख से बने चट्टानी, धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, जिनको कहा जाता है टफ। टफ से सब पूछेगा टफ क्या है, ठीक है। टफ क्या है? ये धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, इन्हें क्या कहा जाता है? टफ। जैसे जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो गैस जलवाष्प तो निकलेगी, साथ में क्या निकलेंगे? धूल एवं राख के जो कण निकलेंगे, इन्हें धूल और राख के कणों को पर्टिकुलर, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलते हैं, इस नाते इसका नामकरण कर दिया गया है टफ, है ना। टफ क्या है? तो धूल एवं राख के कण, ठीक है। या पूछ लेगा ऐसे टफ किससे रिलेटेड है, किसी कूट में दिया रहेगा और टफ दिया रहेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए तो ज्वालामुखी से रिलेटेड चीज है ना। कामा मटर के दाने के आकार के टुकड़े, मटर के दाने के आकार के टुकड़े मटर के आकार के दाने के टुकड़े, इन्हें क्या कहा जाता है? लैपली। छोटे छोटे कण होंगे, यानी जैसे अग्नि वर्षा होती है ना दोस्तों,
अग्नि वर्षा होती है। तो ये सब गिरते भी हैं, जैसे जाएगा धुआं तो धुआं गैस तो ऊपर उड़ जाएगा, वायुमंडल में जहाँ तक फैलना होगा फैल जाएगा। इसके साथ अंगारे जो निकलते हैं, अंगारे के टुकड़े की तरफ से जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ पे गर्म चूंकि होता है वो बहुत एक तरह से कई तरह की नुकसान करेगा। एक तो रास्ते में धुंध कर देगा, ऊपर से जब गिरेगा तो चोट लगेगी, तो वो प्रहार जैसा होता है ना। ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट की छोटे छोटे कण जैसे बिखर जाएगा मटर के दाने के आकार का, उसे क्या कहेंगे? लैटली। ठीक है, कामा ये एग्जाम में पूछा है लैटली क्या है ना, तो मटर के दाने के आकार का कण जो ज्वालामुखी उद्गार इसमें निकलता है। इसके बाद कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, बड़े बड़े जो चट्टानी टुकड़े करते हैं ना, कुछ इंच से लेकर के कई कई फीट तक के बड़े बड़े बोल्डर टाइप के, है ना। लास्ट होगा बच्चों धरातल का। देखिए अब हमारा भूपरपट्टी है, अब भूपरपट्टी ध्यान समझिएगा, भूपरपट्टी अलग अलग तरह की चट्टानों से बना हुआ है। जैसे आग्नेय चट्टान से हो सकता है बना हो सकता है स्वादी से, हो सकता है रूपांतरित चट्टानों से। अब कहाँ से ज्वालामुखी किस हिस्से से निकल रहा है इसका तो आइडिया है नहीं। अब वो जब आइडिया निकलेगा वो, यानी वो भी दरार बना लेगा, तो जब निकलेगा वो वहाँ से, तो ऊपर वाली जो भूपरपट्टी का मोटा हिस्सा पड़ेगा जिस भी चट्टान का घर है, तो उसे वो तोड़ देगा और वो ब्लास्ट करेगा। तो बड़ा सा चट्टान टुकड़े से बम वगैरह देखे होंगे, कभी दिखाता है कि कभी कोई चट्टान जैसे कोई सुरंग बनाई जाती है, रास्ता बनाया जाता है, या कभी और भी चीज़ों के लिए आपने देखा होगा पहाड़ी हिस्से में बम फूटता हुआ। तो वहाँ पर जब खासतौर से ये चीज़ें कब बनाई जाती है, जब सुरंग बनाई जाती है या पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाती हैं, तो उनको मशीनों से काटा जाता है, लेकिन साथ साथ बड़ा जो हिस्सा होता है उसको हटाने के लिए बम का प्रयोग किया जाता है। पुरानी फिल्मों में या अभी नई फिल्मों में भी कहीं आपने जरूर देखा होगा। तो वो क्या करते हैं कि बम उसमें लगा देते हैं और चट्टानें टूटती हैं, ब्लास्ट से चट्टानें टूट जाती हैं। चट्टानें टूट जाती हैं तो क्या होता है, उनका मलबा केवल हटाना रहता है, तो बड़ी बड़ी मशीनों से मलबों को हटा दिया जाता है, अन्यथा की स्थिति में उसको तोड़ना पड़ेगा, समझ रहे। तो जैसे वो ब्लास्ट होता है तो चट्टानें बिखर जाती हैं, सेम ऐसे ब्लास्ट इसमें भी होगा। ये नेचुरल ब्लास्ट है, इसी नाम से इसका क्या नाम रखा गया, बम। इसमें क्या होगा, कुछ इंच से कुछ फीट से लेकर के कई फीटों तक के, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के टुकड़े होंगे, चट्टानी बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, बम। आगे कामा कोणाकृत अपेक्षाकृत, कोणाकृत कोण के आकार का। अब कौन सा कोण होगा, समकोण विषमकोण कोई भी कोण हो सकता है, कोणाकार। कोणाकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, कोणाकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, बड़े टुकड़े ब्रेसिया, ब्रेसिया बड़े टुकड़े, कामा लगा करके उसको सिंगुलर वर्ड का में लिखिएगा ब्रेसिया। ब्रेसिया कहेंगे, कहीं ब्रेसिया मिलेगा तो ऐसे ये कैसा है, कोण के आकार। ये होगा क्या, कुछ इंच से लेकर के कुछ फीट तक, कई फीट तक, है ना, कई फीट तक ये जो टुकड़े होंगे दोस्तों, तो कई कुछ इंच से लेकर के कई फीट तक, 2 फीट 1 फीट 3 फीट भी हो सकता है, वो जो होंगे वो क्या है, बाम कहलाएंगे, बाम कहलाएंगे। और जो कोणाकार यानी कि जो लगभग करीब में कोण मतलब समझते हैं ना, कोई त्रिकोण होगा तो लगभग करीब ये से हो जाए या कोई भी से, यानी कि वो सीधा मतलब पूरा इस तरह से चट्टाना समझ रहे होंगे, तिकोना टाइप का, तिकोना ट्रायंगल कोणाकार, ट्रायंगल आकृति। हाँ, तो कोणाकार जो आकृति बन जाएगी तो वो जो दिखाते हैं वो क्या कहलाएंगे, ब्रेसिया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये है क्या चीज़ है, ये चीज़ें आपको ये ध्यान रखना, किससे रिलेटेड चीज़ें, तो सब ज्वालामुखी से रिलेटेड है। और ज्वालामुखी के अंतर्गत अगर आ गया फूड में क्वेश्चन, तो आपको इनमें से मिलान करना होगा कि क्या है ना, ये सब क्या विखंडित पदार्थ हैं और क्या इनका सेव है वो आप जान लें, ठीक। चलिए काम करो। ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं, आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं।
लावा के ऊपर बात हुई थी ना पीछे, ये हुआ था कि नहीं घंटे पर? हाँ नहीं तो पता चलेगी। तो भाई लावा और मैग्मा में अंतर कुछ नहीं होता, बस बाहर और अंदर का अंतर। अंदर है तो मैग्मा है, बाहर अगर लावा है, बस इतना सा अंतर है। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं। इससे निर्मित चट्टानों को क्या करते हैं? बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक चट्टानें कहलाती हैं, है ना? ये सब जानते हैं, कुछ बचे ही नहीं आपको। ठीक, आइए अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एसिडिक लावा और बेसिक लावा। चलिए, हाँ ये बात हुई थी ना, मैंने बताया था सिलिका की मात्रा की अधिकता और कमी क्या रहा है। एसिडिक लावा और लावा और बेसिक क्या अंतर है भैया? एक में अम्लीय गुण, एक में क्षारीय गुण। सिलिका की मात्रा अधिक और इसमें क्या होगा? सिलिका की मात्रा कम। तो भैया जरा बताओ उनको, जब सिलिका ज्यादा होगा क्या होगा? गाढ़ा होगा। और सिलिका जब कम होगा तो सिलिका मतलब क्या करेगा? आज लाइक चीनी समझ लीजिए, शरबत में अगर आपने शुगर डाल दिया, पानी में शुगर डाल दिया आपने, तो गाढ़ा हो जाएगा पानी। तो पानी जब गिराओगे तो उसकी धार थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन अगर पानी को ऐसे गिराओगे तो ऐसे समझ लो ना, इसमें जो घुला हुआ पदार्थ होता है वो एक जो सिरका होती है, इसकी मात्रा अधिक हो जाने से तो गाढ़ा हो जाएगा और ये हल्का हो जाएगा। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं गाढ़ा होगा? गाढ़ा होगा तो दूर तक नहीं फैलेगा, हल्का होगा तो ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा। तो बेसाल्टिक लावा जो हमारा जो प्राकृतिक पठार बना हुआ है, तो मोस्टली किस लावे से बना होगा? बेसिक या एसिडिक? बेसिक। क्यों? क्योंकि सर काफी दूर में है क्या? नहीं सर, काफ़ी दूर में फैला हुआ, बेसिक से बना है। तो निश्चित तौर से बेसिक से होगा, जो फैलेगा भाई। और नहीं होगा तो उसे पहाड़ बन जाएगा, जान लो। अगर नहीं ज़्यादा फैलने वाला होगा तो उसे पहाड़ों का निर्माण हो जाएगा, है ना? बाकी आप सब जानते हैं, बहुत तेज। चलिए एसिडिक बारे में लीजिए, एसिड के बारे में। एसिडिक लावा बेटा ये यह अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। यह अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिसमें सिलिका की मात्रा इसको आप देखेंगे तो एसिड लावा में मिलेगा, एसिडिक ना लिख करके एसिड लावा में मिल जाएगा। तो एसिड लावा भी आप समझ लीजिएगा, वही बात है, एसिडिक लावा या एसिड लावा। सिलिका की मात्रा अधिक होती है और चिपचिपा होता है, गाढ़ा और चिपचिपा होता है। अतः यह धरातल पर दूर तक न फैलकर, क्रेटर के आसपास, क्रेटर मतलब समझते हो बाबू? केंद्र जहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है। क्रेटर जब उद्गार होगा तो निश्चित तौर से मैं बना दे रहा हूँ, एक पाइप ऐसे लाइन बनेगी और लाइन के बाद से जैसे मैग्मा से निकलेगा, ऐसे ये प्रक्रिया क्या है मैं बता रहा हूँ। एसिडिक लावा गाढ़ा लावा है, तो गाढ़ा लावा के कारण निकलता जाएगा, जमता जाएगा और जितने देर तक निकलता जाएगा वैसे से ऊंचाई ऊपर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो जो एक ब्लास्ट होता है सबसे पहले, जैसे जब निकलेगा तो यहीं कहीं ब्लास्ट होगा, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो धरातल को थोड़ा यही ब्लास्ट किया, मैग्मा निकलना शुरू हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, ये जमता जाएगा ऐसे और इसका मुंह ऊपर होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा और जमता जाएगा, मुंह ऊपर होता चला जाएगा, है ना? ये निकलता जाएगा, जमता जाएगा। तो यही जो इसका मुंह होता है, ज्वालामुखी का मुंह होता है, वो क्या कहलाता है? एक समय के बाद में जब मैग्मा निकलना बंद हो जाता है, क्रेटर झील के बारे में आप लोग सुने हैं, तो एक समय के बाद में जब मैग्मा निकलना बंद हो जाता है तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, निकलना बंद हो जाएगा,
जाम हो जाएगा, क्योंकि मैग्मा उसी में सूख जाएगा, जम जाएगा। तो जब जम जाएगा तो वर्षा वगैरह जब होगी, अब ये संरचना कुछ ऐसे बनी है, ध्यान समझिएगा, ये गड्ढा जैसा हो गया, ये बीच गड्ढा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पानी भर जाएगा इसमें और समय के साथ सारे अवसाद जाकर किसी नदी को जाम कर देंगे, तो यहाँ जो बनेगी, जो झील बन जाएगी, वो क्रेटर झील बन जाएगी, समझ रहे हैं। और काफी ऊंचाई क्रेटर झील वगैरह कहाँ होती है, काफी ऊंचाई किस लावे से बनती है, वो एसिड लावे से, है ना। क्रेटर झील जो अगर बनी है तो निश्चित तौर से वो जो चट्टान बनी हुई होगी तो किस चट्टान से बनी होगी, मतलब एसिड लावा या बेसिक से, एसिड से बना होगा, है ना, क्योंकि गाढ़ा होता है। तो ये बात क्रेटर की बात है, ये क्रेटर, ठीक है। अब इसको ये जो बना आपका, ये शंकु हो गया, शंकु मतलब पर्वत, शंकु मतलब एक संरचना ऐसी जहाँ पर मलबा ऐसे से संग्रहित होता चला जाए और वो मलबे का ढेर एक ऊंचे से टीले के रूप में बन जाए, वही होता है शंकु। ये आपका जलोढ़ शंकु भी बनता है जब नदियाँ ऊंचाई से प्रवाहित होती है, अपने साथ बहुत सारा अवसाद और मलबा लिए रहती हैं, तो डिपॉजिट वहीं जमा कर देती है, तो मलबा जब गिरता है तो वहाँ पर स्टोर हो जाता है और ये गुंबद के आकार की संरचना बन जाती है, ठीक है। गुंबद के आकार की संरचना बन जाती है, वो भी शंकु कहलाता है, वो जलोढ़ शंकु कहलाता है। जल को ओढ़ा हुआ शंकु बराबर जलोढ़ शंकु, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये ज्वालामुखी वाला है, ज्वालामुखी शंकु हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सब जिक्र हुआ था, क्या क्रेटर का नाम हुआ था ना, तो मैंने क्रेटर आपको बताया, ना फैलकर क्रेटर के आसपास, ये क्रेटर मतलब जो होल है, क्रेटर के आसपास एकत्रित हो जाते हैं, गुंबदाकार शंकु का निर्माण करता है। गुंबदाकार शंकु का निर्माण करता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे इटली का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जैसे इटली का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली का। इसके यो फ्रांस का पाई डी डोम, फ्रांस का पाई डी डोम, पाई डी डोम कहाँ का है, और इटली का क्या है, इसी को ही क्या है, द्वीप पर स्थित है ये, ठीक है। और इसी को ही प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी आप लोग सुने होंगे, तो आगे चल के सब मिलेगा हम लोग को। तो ये क्या होंगे दोस्तों, यही एसिडिक लावा से बने हुए ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्या हो जाएगा, ये ज्वालामुखी क्रेटर, ज्वालामुखी क्रेटर हो गया। यही जो हो गया, यही पे जो मुंह इसका है वो छेद हो जाएगा, ज्वालामुखी छेद, ज्वालामुखी क्षेत्र कहेंगे इसे, ज्वालामुखी छिद्र, और इसे क्या कहेंगे, ज्वालामुखी पाइप, ज्वालामुखी पाइप। किसी बनी होती है नहीं सर, नेचुरल प्राकृतिक है ना, तो वो जलता जाता है, वो पाइप हो जाती है और ये बन जाता है। जो बन रहा है ना, ये देखो, ये पहाड़ है, मलबा है, सॉलिड हो चुका है, तो ज्वालामुखी शंकु हो गया। बस पता ही नहीं होगा, खत्म कहा, ठीक। यही है आपका ज्वालामुखी शंकु हो गया, ज्वालामुखी क्रेटर हो गया, ज्वालामुखी छिद्र हो गया। ये छिद्र मतलब यहाँ का दिखेगा, यहाँ होल क्रेटर है, वो छिद्र है, यहाँ से दिखे वो छिद्र हो गया, और ये पाइप हो गया, ज्वालामुखी पाइप हो गई। उदाहरण इसके कहाँ मिलते हैं, फ्रांस का मैंने बताया पाइप डी डोम, और इटली का स्ट्राम्बोली, ये इसके उदाहरण आपको मिलेंगे ज्वालामुखी शंकु के। तो बड़ा ऊंचाई पे पर्वत होगा, प्रकाश स्तंभ होता है, उसमें से निकलता रहता है। जैसे चूंकि मसाल देखे हो, मसाल देखे हो आप लोग, तो मसाल क्या ऐसे ऊंचा हिस्सा होता है, उसमें आग जलती रहती है, तो ये भी ऐसा ही है। स्ट्राम्बोली वो भी क्या है, पहाड़ जैसी संरचना, ऊपर से जब आग निकलता रहेगा तो क्या करेगा, जलेगा, तो दिखेगा ना प्रकाश स्तंभ, वो दिख रहा है दूर से। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे जो थोड़े से ज़्यादा बड़े और इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं के नाम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे पढ़ने में बहुत सारे बच्चे तेज हो जाए, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, तो उसी का नाम
हो जाता है ना। इसी तरह से ये सब भी चीज़ें। चलिए ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं बेसिक लावा की। बेसिक लावा यह हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला, यह हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला एवं कम सिल्का युक्त लावा होता है। अतः इससे चपटा व सिल्ड शंकु का निर्माण होता है। चपटा एवं सिल्ड शंकु का निर्माण होता है। चपटा एवं सिल्ड मतलब समझते हैं, चपटा मतलब तो समझते ही होंगे, यानी ज्वालामुखी ऐसे ना आकार में होकर के ऐसे टेबल ठीक है, चिपटी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? चिपटाकार। और वो सिल्ड के, और ये चिपटा होगा तो मलबा निकल रहा है, यही छोटे एरिया में नहीं होगा, वो फैलता जाएगा, पूरी एरिया में कवर कर पठार का निर्माण। ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो? इसका उदाहरण कहाँ मिलेगा? डकन ट्रैप हो सकता है पूरी तरह से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो मोनोलोवा का नाम सुने हो? हाँ सर। मोनोलोवा कहाँ पे है? मोनोलोवा यूएसए के हवाई ठीक है। मोनोलोवा यार इसको सामने से ठीक है। मोनोलोवा क्या है? मोनोलोवा कहाँ पर है दोस्तों? हवाई कहाँ पे है हवाई महासागर हवाई ठीक है। इसका उदाहरण सब जानते हो यार, आप सभी लोग हनुमान जी हैं, बस याद दिलाना है कि आपके अंदर बहुत ताकत कितनी शक्ति है। ठीक है, चलिए बेटा पैराग्राफ चेक करके लिखिए। वर्तमान समय में पैराग्राफ चेक करके लिखना है। वर्तमान समय में मैग्मा, लावा तथा आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण वर्तमान समय में मैग्मा, लावा तथा आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर किया गया है। देखिए सिलिका के आधार पर किया गया है तो दो प्रकार की, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, अब समय के साथ आधुनिकता आ गई है तो परिवर्तन, अब सिलिका को ही आधार ना बना करके उसको बनाया गया आधार क्या? मैग्मा जो है आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण रासायनिक और खनिज संगठन के आधार पर, यानी कि उसमें कौन से खनिज पदार्थ पाए जा रहे हैं उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन 3 तरह का किया गया है। ठीक है, क्या समझ रहे हैं? 3 तरह का किया गया है, हेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रामैफिक। हेल्सिक, मैफिक, अल्ट्रामैफिक। ये 3 तरह के क्या होते हैं? ज्वालामुखी। अभी किसके आधार पर? ये रासायनिक संगठन के आधार और उससे खनिज पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर 3 तरह के होते हैं, हेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रामैफिक। ये 3 तरह के। इसके पहले आपने एसिड और बेसिक देखा। ठीक है, हेल्सिक है, मैफिक है और अल्ट्रामैफिक। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी। पहले हेडिंग कर लीजिए हेल्सिक। किसका वर्गीकरण है दोस्तों? ये देखिए, ये सब बनेंगी सब क्या? इससे जो भी निकलता है
क्या मलबा जो भी निकलता है उससे कौन सी, यानी जो मैग्मा निकलता है लावा, उससे कौन सी चट्टानें बनती हैं? बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये सभी क्या हैं? आग्नेय चट्टानें हैं। क्योंकि जब मैग्मा निकला या तो पहाड़ बना दे, तो पहाड़ बना देगा उसको शंकु नाम दे देंगे। लेकिन अगर पहाड़ नहीं बना पाया और वो लिक्विड के रूप में पसर गया, फैल गया, जैसे अभी आपको बताया मैंने मोनोलोआ ज्वालामुखी क्या है? ये सील्ड है, काफी दूर तक फैल चुका है ना। तो ये जो अभी रासायनिक संगठन के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया गया है, ये तो क्या था? सिलिका की उपलब्धता के आधार पर किया गया था, ठीक है। यानी गाढ़ा वाला मैग्मा या हल्का वाला मैग्मा, एक तरह से मोटा मोटा समझिए, वो एक क्लासिफिकेशन था सिलिका की मात्रा के आधार पर। और ये क्या है? इसमें ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसमें कौन से खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, उन खनिज पदार्थों की निकलने उपलब्धता के आधार पर इनका 3 क्लासिफिकेशन किया गया है, कैल्सिक, मैग्नीज, अल्ट्रामैग्नीज। क्लियर है? चलो फिर क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो पढ़ लीजिए। कैल्सिक जो है दोस्तों इसमें लिखिए, इसमें सिलिका प्रधान कैल्सिक में लिखिए, ये सब चट्टानों का वर्गीकरण है दोस्तों। कौन सी चट्टानों का? आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण है ये। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कैल्सिक में क्या है, अल्ट्रामैग्निक मैग्निक क्या है, तब तो फिर पता होगा तभी बता पाएंगे। इनमें सिलिका प्रधान खनिज, इसमें सिलिका प्रधान खनिज क्वार्ट्ज पहले पार मिलेगा, ठीक है, योग कर लीजिए, क्वार्ट योग 10 पार, ठीक है। 10 पार या 10 पार की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है दोस्तों? क्वार्ट योग 10 पार की अधिकता होती है किसमें? सीधा कैल्सिक में 10 बार पाया जाएगा, बात करते हैं। कैल्सिक में 10 बार पाया जाएगा, क्वार्ट्ज याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। अगर कहीं मैग्मा, अब रासायनिक संगठन के आधार पर कहेंगे, मलबा अगर निकल रहा है और मलबा जो है क्वार्ट्ज और फेल्सपार युक्त है तो कैसा है? कैल्सिक, ठीक है। और उसके बाद में मैट्रिक देखते हैं, मैट्रिक के बारे में। इस समूह के खनिज में मैग्नीशियम और लोहा या लोहा करके जगह पे लौह तत्व कर दीजिए, लौह तत्व यानी लोहा मिला हुआ। खनिज आप लोग मिनरल पढ़े होंगे, धातु, तो जो हमारे धरातल के अंदर पाए जाते हैं वो खनिज कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह। एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज और एक होता है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में कौन आ जाएगा? पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। ये सब क्या है? पेट्रोलियम खनिज क्या है? इसका पेट्रोलियम के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एक मूल रूप से गैस और पेट्रोल आ जाएगा, और साथ ही साथ इसके आणविक खनिज, आणविक जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, इससे भी क्या करी जाएगी? ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। तो आपका आणविक खनिज हो जाएगा और गैस और पेट्रोलियम, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जो होते हैं उनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। धात्विक खनिज इनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। अब धातु क्या है? सोना, चांदी, पीतल, जो तमाम सारी चीज़ें हैं, तांबा, ये सब जो है क्या है? धातु। और क्या होता है बाकी जिनमें ये धातुओं कोई इसका अंश ना हो, वो अधात्विक खनिज होते हैं। अधात्विक खनिज की खासियत ये होती है कि वो टूटते हैं तो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जैसे नमक का टुकड़ा देखिए, नमक ये जो आप खाते हैं वो नहीं, वो एक सॉलिड नमक पहले आता था। अधात्विक खनिजों को क्या करेंगे? अगर जैसे आप छोड़ करेंगे वो टूट जाएगा। लोबान देखे हैं, कपूर देखे हैं, ये सब क्या हो? टूट जाते हैं। तो ऐसे यानी कि वो धात्विक खनिज नहीं है, वो अधात्विक खनिज है।
बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, अभ्रक वगैरह तमाम सारी चीज़ें मिलेंगी जो अधात्विक, ठीक है। धात्विक में क्या होगा, जिसमें मेटल होगा तो उसको तोड़ोगे से टूटेगा नहीं, सीधा सा अगर तोड़ दिया तो क्या धात्विक अधात्विक को बता दो देख करके कि इसमें अगर कोई पूछ रहा है टूटने लायक है तो अगर जान लो कि अगर पत्थर भी है तो कहो मार देंगे तो हथौड़ा टूट जाएगा, अभी मजबूत वाला हथौड़ा तो उसमें मारोगे तो टूट जाएगा, तो कैसा है वो खनिज अधात्विक है। लेकिन जो धात्विक होगा वो चपट जाएगा, पटक जाएगा, लेकिन वो अलग नहीं, तो वो सेम उसका नहीं बदलेगा, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे दो तरह के उसमें भी पाए जाएंगे जो धात्विक खनिज होंगे। एक में सबके बप्पा खनिजों में लोहा, जैसे सोनार जी की एक लोहार की है ना, तो उसमें कहा गया तो धातुओं में खनिजों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लोहा, है ना। तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे जो धात्विक खनिज होते हैं जिनमें लोहे के अंश होते हैं, मतलब लोहे के अंश कुछ ना कुछ % जरूर होंगे। तो धात्विक खनिज की बात कर रहा था। धात्विक खनिज दो तरह के होते हैं, एक में लोहे का अंश होता है और एक में लोहे का अंश नहीं होता। जैसे सोने में लोहे का अंश होता है नहीं, तांबे में लोहे का अंश होता है नहीं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा मेटल पाया गया था सबसे पहले, तांबा। तो तांबे का चाकू बना लोगे तो क्या करोगे, जैसे मारोगे मुड़ जाएगा अगर मजबूत शरीर है ना। अब कहोगे सर तांबे वाला चाकू उससे मुड़ेगा नहीं, लाइए आपको मार के दिखाएं, नहीं यही वाला नहीं भाई, अगर रियल उसमें होता है क्या, और चीज़ें मिला देते हैं तब वो सॉलिड होता है। अगर तांबे का जैसे इलेक्ट्रिक वायर आप लोग देखते हैं, जैसे आप देखते हैं तो तुरंत अपने मजबूत दांतों का प्रयोग करते हैं और निकाल देते हैं, उसके बाद उसको लगा करके जहाँ भी आपको करना होता है आप कर देते हैं। वो सारे लोगों ने किया होता है। लेकिन कुछ एक वायर आप देख लेंगे जो घटिया क्वालिटी के होते हैं, उनको तोड़ने के बाद आप खड़े रहते हैं, उनको मोड़ोगे भी तभी वो थोड़ा खड़े रह जाएंगे। उसमें क्या तांबे की शुद्ध मात्रा नहीं होती। और जो बहुत अच्छी क्वालिटी के तांबे के होते हैं वो तुरंत फ्लैक्चर हो जाए, कितना भी मोटा वायर है तो तुरंत मुड़ जाएगा। पहले ज़माने में तांबे के ही तार लगते थे, उसके पहले चांदी के लगते थे। तो बाकी चोर भाइयों ने सोचा कि माल यही है, लाइट कटा, काट के लेके चले गए, तो बड़ा परेशानी हो जाती थी लोगों को। तो चांदी ये हुआ महंगा है, चांदी का वायर नहीं लगेगा, तो तांबे का लगा दिया सब लोगों ने। अब तांबे को भी चोरी कर तो तांबों को भी ले गए सब लोग। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अब ऐसा है, काम चल नहीं पाएगा, तो लगा दिया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम चल रहा था, अभी तो खैर फाइबर वाला सब कर दिए, फाइबर के वायर्स में सिल्वर चला जाता। तो ये एक मतलब जो खनिज आपके मिलेंगे तो कौन से वाले हैं, धात्विक खनिज है और धात्विक खनिज भी अगर होगा तो दो तरह का, एक लोहे का अंश लिए होगा और एक लोहे का अंश नहीं लिए। तो हड़प्पा सभ्यता में जो पाया गया था तांबा पाया गया था पहले, तो उसका कोई हथियार के रूप में यूज नहीं कर पाते थे, तो इन लोगों ने टिन भी खोज लिया। तो टिन खोज लिया ये, और उसके बाद में तांबा पहले से था, दोनों को मिला दिया, मजबूत गोल बन गया क्या, कांसा पदक भी मिलता है आपको, वो उसी की कांस्य मूर्तियाँ भी आप लोग देखे होंगे। तो कुछ क्या क्या बना है, तो आधे लोग उसी में हैरान परेशान जब बेहोश हो जाते हैं। बेहोश नहीं बना, उसमें क्या है कि बस कुछ नहीं है, उसमें तांबा है और टिन है, दोनों को मिला करके कांसे का बन जाता है। ठीक, तो कांस्य मतलब मलने से वो सॉलिड हो जाता है और मजबूत हो जाएगा। तो जितनी भी अष्टधातु की मूर्तियाँ बनती हैं पुराने, आप समझे होंगे, या कांसे की मूर्तियाँ, अष्टधातु की मूर्तियाँ वो वही होती हैं, समझ रहे हैं, जिसमें तांबा और कांसा मिला हुआ। तो फिर मजबूत होने लगा। फिर धीरे धीरे उसके बाद में लोहे की खोज हो गई। तो लोहा तो भाई अपने आप में बहुत वीर है ना। अब आप देख लीजिए, जैसे 2 mm की सरिया लेंगे तो अभी बहुत सारे लड़के ऐसे कहेंगे लाइए सर। 3 mm में भी कुछ लोग मोड़ देंगे, 4 mm में नहीं सर, बड़ी तकलीफ से मुड़ा। 5 mm 6 mm की सरिया, 8 mm की सरिया, उस पर वो झूलेंगे भी तो अभी वो ऐसे की ऐसे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, 100 महले 50-50 महले की, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही लोहे के राड से सारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रुका रहता है। जितने भी भूकंप आते हैं वो चूँकि फ्लेक्सिबल होती है तो वो उसमें क्या होता है, जैसे भूकंप आता है वो मेंटेन हो जाता है। अब उस पर जो कंक्रीट की दीवारें होती हैं टूट जाती हैं, क्रैक आ जाते हैं, बाकी वो बना रहे हैं। तो घर बनाइए, अभी टीवी में कैड आता था ना, ऊपर वो फुटबॉल खेलते थे और नीचे जो उड़े जाते थे उनके घर में गिर जाते थे, उसमें सरिये का ही ऐड दिखा रहा है ना। तो ये लोहे के बारे में थोड़ा सा, बाकी तो हम लोग सब जानते हैं। चलिए हेल्सिंक, इसमें हम लोग लिख रहे थे, इस समूह में के खनिज में मैग्नीशियम और लोहा लौह तत्व की प्रधानता तथा सिलिका की अपेक्षाकृत न्यूनता होती है।
सिलिका की अपेक्षाकृत न्यूनता होती है। सिलिका मतलब कम होता है, कहने का मतलब न्यूनता होती है, थोड़ा सा कम। कम। एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों इसका, जैसे एम्फीबोल्स, पायरॉक्सिस तथा आल्विन आदि। ठीक है। अब अल्ट्रामेट्रिक में लिखिए, अल्ट्रामेट्रिक में क्या होगा, फेल्सिक और मैट्रिक के बीच का गुण बढ़ाया जाएगा। फेल्सिक और मैट्रिक के बीच का गुण बराबर क्या, अल्ट्रामेट्रिक। देखिए फेल्सिक व मैट्रिक के मध्यस्थ गुणों वाले, फेल्सिक एवं मैट्रिक के मध्यस्थ गुणों वाले खनिजों को अल्ट्रामेट्रिक कहा जाता है। खनिजों को अल्ट्रामेट्रिक कहा जाता है। इनमें सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। ओके, अब एक लिख लीजिए मड वॉल्केनो। मड वॉल्केनो क्या है? मड मतलब सोचते हैं मड ज्वालामुखी या मड वॉल्केनो। मड वॉल्केनो तो कीचड़, जैसे कि मड का ना मतलब ही होता है मड वॉल्केनो। मड वॉल्केनो, वॉल्केनो भी देंगे, सब लिखेगा वॉल्केनो, ऐसे भी वॉल्केनो ऐसे लिखेंगे, मड वॉल्केनो ऐसे लिखेंगे, मड वॉल्केनो। चलो मैंने लिखे नहीं सर, मैग्नीज में लिखा है इस समूह में खनिज के मैग्नीशियम एवं लोहे की प्रधानता वाले लिखा है। लोहे की प्रधानता वो मैट्रिक। हाँ, ये स्पेसिफिक नाम में लिखा है। सिलिका की प्रधानता क्वार्टजाइट और फेल्सपार की अधिकता होती है। ये रंग में हल्के होते हैं। ठीक है, यही तक था। चलो दोस्तों, मड वोल्केनो एक ऐसी प्राकृतिक रचना है। मड वोल्केनो एग्जाम में आया क्वेश्चन। मड वोल्केनो ऐसी प्राकृतिक रचना है जिनमें से भूत सर्जित गैसों और कीचड़नुमा गाद जैसा
प्राकृतिक रचना है जिनमें से भूत सर्जित गैसों यानी जमीन के नीचे से निकलने वाली गैसें, भूत सर्जित गैसों और कीचड़ नुमा गाद जैसे तरल पदार्थों का उत्सर्जन होता है। कीचड़ नुमा गाद जैसे तरल पदार्थों का उत्सर्जन होता है। मड वोल्केनो पृथ्वी पर मौजूद, मड वोल्केनो पृथ्वी पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों को अलग करने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में या ज़्यादातर इसके आसपास पाए जाते हैं। कनाडा, यूएसए, कामा लगाते हुए लिखिएगा, कनाडा, यूएसए, ताइवान, इटली, ईरान, पाकिस्तान, रोमानिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया, यूं कोलंबिया, सहित, मतलब को लेकर के सहित ये विश्व के अनेक देशों में पाए जाते हैं। ग्रीस का नाम सुने हैं? ग्रीस जैसे कोई जो बैरिंग वगैरह जो होती है उसके बीच में ग्रीस का जो उपयोग होता है, एज लाइक ए ग्रीस ही समझिए, मड वोल्केनो लाइक ए ग्रीस, क्योंकि वो बैरिंग के आसपास लगा दिया जाता है। ये क्या करता है, दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के बीच में जहाँ पर वो घर्षण होता है, जैसे कहते हैं जब आप वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे तो आपकी जितने भी जॉइंट्स हैं, इनके जॉइंट्स के जो लिक्विड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो स्लिप जब खत्म हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग उठते और बैठते हैं तो उनकी हड्डियों में कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। कुछ लोग होते हैं मेरा, आपने सुना होगा, जैसे बैठते हैं उनके पैर की हड्डियाँ साउंड करती हैं। सुना है कि नहीं सुना है? चटपट जैसे ऐसे आप फोड़ते हैं उंगलियाँ, ऐसे आवाज़ आती है ना। तो कुछ लोग उठते बैठते हैं तो उनके पैरों से भी आवाज़ आती है। युवाओं में भी ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो पैर की जो आपकी जो एक तरह से जॉइंट है, जॉइंट्स में नेचुरली हमारे अंदर एक ऑयल्स फिट होते हैं, ऑयल्स। अब जब ये ऑयल्स घट जाते हैं किन्हीं कारण से या हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, तो ये कटपट की आवाज़ होती है, समय के साथ दर्द भी होता है। तो इनमें एक ऑयलिंग जैसी नेचुरली प्रकृति के द्वारा एक ऑयलिंग की जाती है। ये जब एज बढ़ती है 70-80 साल की जब करीब में जाते हैं तो ये ऑयल ख़त्म हो जाता है, और तब तो इसी नाते उठने बैठने वृद्ध लोगों को देखिए वो कराते हुए उठते बैठते हैं। आप लोग भी कराएंगे एज तक पहुंचने के बाद, सबके साथ ऐसा होता है। तो वो क्या होता है, वहाँ पर जो एक ऑयल होता है, ये मैं बताना चाह रहा था, ऑयल आपके बॉडी से उसको रिलेट किया। अब होता क्या है कि जब दो प्लेटें होती हैं तो प्लेटें मूवमेंट करती हैं। मैंने आपको बताया 3 तरह की मूवमेंट है, अपसारी और समांतर। क्या है ये विनाशात्मक है, ये रचनात्मक है, ये संरक्षित है, ठीक। तो जब करेंगी तो मूवमेंट करती है, तो उनके बीच, दो प्लेटों के बीच में ये मड वोल्केनो मिले, या उसके बीच के आसपास, मतलब आसपास, बात समझे, 2 प्लेटें हो गई तो
प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, हिंद महासागरीय प्लेट हो गई, कोई भी प्लेट ले लीजिए, उन प्लेटों के बीच वाले यानी कि जो प्लेटों के बीच बीच में मिलेंगे उन्हीं क्षेत्रों में मोस्टली मड वोल्केनो पाया जाता है। क्लियर है? तो मड वोल्केनो उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाएगा या उसके आसपास के क्षेत्र। तो ये एक तरह से कहिए कि प्लेटों की ग्रीस है निकलती है तो कीचड़ के जैसे स्वरूप से निकलती है ना? ठीक। तो देख लिया कहाँ कहाँ है। भारत था कि इसमें, भारत का दूसरा भाई पाकिस्तान था, है ना? कैसे पाकिस्तान हो गया, भारत कैसे छूट गया? क्योंकि सर हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो अलग है और जो पाकिस्तान है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, इस वजह से टकराने की वजह वो क्षेत्र बनता है वहाँ। तो भाई जब वो अलग है हिस्सा है तब तो भारत 1947 से पहले भारतीय प्लेट मतलब भारत में ही था, पाकिस्तान सर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आके टकराई जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है तो पाकिस्तान उस टाइम के बाद तो वो एक हुआ है। तो भारत में जाके लड़ा कौन से? ये भारत में जाके ये सर ये लड़के नहीं बने, ये केवल प्रायद्वीपीय भारत गया है उसके साथ, ये तो बाकी सब अवसादों से निर्मित हुए हैं तैतीस सागर में। यहाँ पे ये प्लेट है वो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट में क्या है? हिंद महासागर ये टोटल हिस्सा है भारत। ये हम अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करके भारत को 3 हिस्सों में बांट दिए, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, 3 हिस्से में। वो तो एक राजनीतिक बात हो गई। या प्राकृतिक नेचुरली अगर बात करें तो ये सब हिस्से क्या है? ये भारतीय प्लेट के हिस्से। तो ये भारतीय प्लेट में आता है, फिर भारतीय प्लेट का हिस्सा यहाँ से होते हुए जैसा कि हम लोगों ने अभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बारे में वहाँ लिखा है, तो ये सब जो क्षेत्र है ये बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं और बॉर्डर वाले क्षेत्रों में ऐसा पाया जाता है। वो सब हिस्सा पाकिस्तान में इसलिए आते हैं क्योंकि पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है भारत का एक पूरा हिस्सा यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया था इंडियन प्लेट। तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्वतों का निर्माण हुआ। फिर उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि पामीर का पठार है, पामीर का पठार है, पामीर की गांठ भी कही जाती है। उससे आप देखें कुल्लू पर्वत श्रेणी है, हिंदकुश पर्वत श्रेणी, कई सारी पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे उसके बारे में, है ना? अभी तो हम लोग वोल्केनो में चलिए। कोलंबिया सहित विश्व के देशों में पाए जाते हैं, परंतु ये भारत में सिर्फ अंडमान द्वीप समूह के वाराटांग कहीं पे मिलेगा आपको, वाराटांग या वाराटांग द्वीप है, वाराटांग नामक द्वीप में पाए जाते हैं। वाराटांग वैसे है सब जगह वाराटांग, ठीक है। अब ये खासियत क्या है? देखिए निकलेगा तो एक कीचड़ जैसा निकलेगा। तो जो आपने पढ़ा कि धूल, धुआं, राख और ये सब चीजें न निकल करके कीचड़ जैसा इसकी संरचना होगी, मलबा कीचड़ वाला निकलेगा, ठीक है। वो भी गर्म मैग्मा होगा, कुछ इस तरह की संरचना होगी कि कीचड़ के साथ वो संरचना रहेगी। वहाँ पर एक बम आपका नहीं मिलेगा, ये सब चीजें नहीं मिलेगी क्योंकि वो एकदम लिक्विड रूप से गला हुआ हिस्सा रहेगा, ठीक है। ओके, तो भारत का हिस्सा हो गया। लिख लीजिए विश्व में सबसे बड़ा मड वोल्केनो कहाँ पाया जाता है? लिख लीजिए विश्व का सबसे बड़ा मड वोल्केनो इंडोनेशिया में लूसी है। लूसी क्या है? हाँ दोस्तों, मड वोल्केनो दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहाँ पर है? इंडोनेशिया। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा ये तो अंग तो आप जान ही गए हैं, अंग क्या बताना है, अंग तो आप समझ ही रहे हैं। अब ज्वालामुखी किस प्रकार लिख लीजिए? सक्रियता के आधार पर और सक्रियता के आधार पर।
लिखिए ज्वालामुखी के प्रकार। नंबर 1 लिखिए सक्रियता के आधार पर। ज्वालामुखी के प्रकार लिखिए सक्रियता के आधार पर। ठीक है, दो आधारों पर होता है, एक तो ज्वालामुखी का प्रकार सक्रियता के आधार पर होगा और दूसरा होगा उद्गार के अनुसार, जैसे कि केंद्रीय उद्गार का है या दरारी उद्गार का है। मतलब अभी आपको हम लोग मैं समझा दे रहा हूँ। तो पहले आप जानते होंगे, सुना होगा कि ज्वालामुखी ज्वालामुखी के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, और दूसरा उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर दो प्रकार का होता है। सक्रियता के आधार पर आप सभी लोग जानते हैं तीन प्रकार का होता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी नाम सुने हैं, और दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा शांत। ठीक है, तो ये तीन हो गए। ठीक, बनाइए स्ट्रक्चर फट से, लिखिए सेकेंड वन। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, पहला हो गया सक्रिय, दूसरा सुषुप्त कहिए या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा शांत ज्वालामुखी। और उद्गार के आधार पर देखेंगे तो केंद्रीय उद्गार के आधार पर है और दरारी उद्भेदन के आधार पर है। केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्यादातर आप लोग को ये पढ़ा होगा सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ठीक है, आइए कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कूट में बना करके कि कौन सा ज्वालामुखी किस राष्ट्र का है, कैसा है, शांत है, प्रसुप्त है या सक्रिय है ना। तो लिखिए जरा, पहले लिखिए सक्रिय ज्वालामुखी, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ऐसे। ज्वालामुखी के प्रकार सक्रियता के आधार पर और उद्गार के आधार पर है। उद्गार के आधार पर या केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। उद्भेदन इसको कह सकते हैं, उद्गार की जगह पर उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर, दरारी उद्भेदन के आधार पर। ठीक है, एग्जाम में किताबों में जिससे मिलेगा तो अभी मत मुझे उद्गार में उद्भेदन नहीं हो सकता ऐसा उद्भेदन। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की बात। इसमें तो बड़ा सरल सा है। अब इसमें जानना ज़्यादा जरूरी है कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कौन से प्रसुप्त हैं और कौन से शांत ज्वालामुखी हैं और किस राष्ट्र में है। बस इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि जो सक्रिय पे सक्रिय मतलब क्रियाशील जो हो, यानी मैलमा जिसमें मैलमा निकलता रहे वो सक्रिय हो जाएगा। प्रसुप्त मतलब जो सोया है ना वो वाला हो जाएगा, और जो कभी ही ना जाके कुंभकर्ण हो पूरी तरह से है ना, बिल्कुल वो वाला है ना।
चलिए अब बार बार वही क्या करेंगे कि जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो धूल, धुआं, वाष्प और गैस और राखें निकलेंगी, तो मतलब इसका आप तो सर एक ही शब्द हो गया, सारी चीज़ें हो गई। ओके चलिए बेटा, लेकिन ये भी जानना जरूरी होगा कि वर्तमान समय में विश्व में कितने ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कि सक्रिय हैं। लगभग 500 से प्लस है, 500 से प्लस ऐसे हैं ज्वालामुखी। हॉलीवुड मूवीज कभी किसी ने गलती से देख ली है? उसमें अक्सर ये सब दिखाता रहता है, हीरो अपनी गाड़ी से भागता रहेगा, सड़कें फटती रहती हैं, गोला गिरता रहता है, वो भागता रहता है ना। इंडियन मूवी में अभी तक ज्वालामुखी वगैरह तो मुझे लगता है कोई फिल्म नहीं शायद बनी हो सकता है, मन उससे हो सकता है छोटी हो। तो मतलब ऐसी चीज़ें हॉलीवुड में आपको दिखेंगी, वहाँ पर आपको ज्वालामुखी उद्गार वगैरह दिखेगा, या भूकंप वगैरह वास्तविक अगर अनुभूति करनी हो तो आप लोग 3D मूवी देखिए, वो बिल्कुल लगेगा कि आपके यहाँ बस हो रहा है और अपनी कुर्सी उर्सी पकड़ के भागने लगेंगे कुछ लोग, लेकिन आप लोग मजबूत इच्छा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। तो ये क्या होता है, वहाँ पर रियल उसको पिक्चराइज करते हैं, दरारें ऐसी सी बनाएंगे, सड़कें ऐसी सी फटती हुई दिखेंगी आपको, आग के गोले ऐसे गिरते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो बहुत ही एक तरह से जो होता है वही सक्रिय ज्वालामुखी के होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और भारत में एकमात्र ज्वालामुखी तो आप जानते हैं बैरंगी। तो अब चलिए ठीक है, लिखिए, अब इसकी एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो एक लिखिए, पहला लिखिए सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत लिखिए हवाई द्वीप, नाम सुने हैं अभी बताया मैंने, यूएसए का कौन सा, किलायू, लिखिए यूएसए का किलायू, बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड, किलायू यूएसए का। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, इसके ऊपर है ना, वहां पर कौन सा है, लांगीला व बांगाना, लांगीला ठीक है, लांगीला हो गया, और बागाना, ये क्या है, दोनों अलग अलग है, कहाँ पाए जाते हैं पापुआ न्यू गिनी, कैसा, कहाँ का देश है ये एशिया महाद्वीप है सर, इंडोनेशिया के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत, इंडोनेशिया, ईस्ट इंडीज महाद्वीप बताइए, महाद्वीप किस महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। चलिए बेटा, तो पापुआ न्यू गिनी हो गया। अब इसके अलावा इंडोनेशिया लिख लीजिए, इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, समेरू, और इंडोनेशिया आप जानते हैं द्वीपों का देश है ना। जावा, सुमात्रा द्वीप का नाम सुने होंगे, 2004 की जो ज्वालामुखी आई, तो सुनामी आई थी, वो वही जावा जो सुमात्रा द्वीप है उसी के आसपास का हिस्सा था, वहीं पे प्लेट में दरार आई थी, और प्लेट के दरार से जो है पूरी तरह से सुनामी की लहरें आई थी। तो ये जो जावा और सुमात्रा वगैरह का जो क्षेत्र पड़ता है, ये क्या इंडोनेशिया हिस्सा है। तो सवाल ये है, इंडोनेशिया का समेरू ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर है, जावा द्वीप, ब्रैकेट में लिख लीजिए जावा, याद कर लेंगे कल आप लोग। हाँ सर, अच्छे, कल मैं सुनूंगा। ओके, समेरू ज्वालामुखी, जल्दी करिए मैडम, आ गई। समेरू हो गया, इंडोनेशिया का समेरू जो जावा में पड़ता है, एक उसी में आगे लिखिएगा, इंडोनेशिया में ही है जो कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, वो कौन सा है, मेरापी, उसी में आगे लिखिए, इंडोनेशिया में ही मेरापी, ये क्या है, सर्वाधिक सक्रिय है, मेरापी के आगे ब्रैकेट में लिखिए सर्वाधिक सक्रिय है। और एक और लिखिए दुकोनो, ठीक है। ये 3 ज्वालामुखी आपके कहाँ के, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, मेरापी है, और समेरू कहाँ है, जावा में, ये चीज, ठीक है। अगला लिखिए दोस्तों, सिसिली द्वीप का ज्वालामुखी लिखिए, सिसिली द्वीप, इटली का सिसिली द्वीप है,
तो इटली का सिसिली द्वीप लिख सकते हैं या सिसिली द्वीप लिख सकते हैं। सिसिली द्वीप इसका है माउंट एटना, सिसिली द्वीप माउंट एटना है बेटा, सिसिली द्वीप इटली में पड़ता है। अगला है लिपारी द्वीप, ये आप लोग ढूंढ के लाएंगे, हमको बताएंगे। लिपारी द्वीप, अगला लिपारी द्वीप है, यहाँ पर मिलता है स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली अभी आज पढ़ाया हूँ। भूबंद है, अच्छा जी जी, स्ट्रोम्बोली पढ़ा देता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या पढ़ा। स्ट्रोम्बोली फ्रांस में शायद, अरे कहीं होगा, आप ढूंढ के लाइए। इक्वेडोर का लिखे दोस्तों, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, बैरन द्वीप में है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप में है। हवाई द्वीप का मोनोलोआ, हवाई द्वीप यूएसए का पड़ता है मोनोलोआ, अभी लिखा है आज हमने, जल्दी करिए। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, ओजस डेल सेलाडो। और लास्ट अंटार्कटिका रास द्वीप पर स्थित है एक ज्वालामुखी, उसका नाम है माउंट इरेबस। अंटार्कटिका डैश रास द्वीप पर, रास द्वीप ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो देखेंगे जाके ढूंढिएगा रास द्वीप कहाँ है, तो मैप में रास द्वीप पर है माउंट इरेबस, एक ज्वालामुखी है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इतना मैंने बताया, बाकी कुछ और के साथ कल मिलता हूँ, तब तक के लिए याद करिएगा।